नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 86 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 86 का जो पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। अगर बात करें द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वाज, तो ऐसे भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो इनका नाम था अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें अमर्त्य सेन की, तो इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब मिला, ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें अमर्त्य सेन की, तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो इनको भारत रत्न से 1919 में सम्मानित किया गया। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1969 कब दिया गया था। 1969 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को दिया जाता है, रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन। याद रखना है, रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन, दोनों के नाम आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, भारत से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको किस क्षेत्र में मिला और कब मिला, तो इनको 1913 में मिला। और इनको जो ये मिला, ये पहले एशियाई या पहले गैर यूरोपियन, जो यूरोपियन नहीं थे, पहले एशियाई थे। पूरे एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इनको मिला था, इनकी एक किताब थी जिसका नाम था, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला गीतांजलि। तो गीतांजलि इनकी किताब थी, उसके लिए इनको मिला था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन या जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 7876145409 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपका यहाँ पे हर दिन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट आपके रहते हैं, जो कि हर दिन आपके अब रहने वाले हैं। तो आप हमारे बैच के साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। रिवीजन सेशन यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द आपका टीजीटी और जेबीटी का जो कमीशन है वो होने वाला है। एचपीआरसी इसको जो है वो करवा रही है और ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा आपकी होने जा रही है। तो बहुत अच्छी परीक्षा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। रिवीजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बैच रहने वाला है। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, तो विज्ञान के क्षेत्र में या फिर फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, फिजिक्स में पहले भारतीय जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये थे आपके सीवी रमन। भाई, सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिलता है? तो अगर सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 में। इन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट जो है उसकी खोज की थी, जो फिजिक्स में। तो क्वेश्चन आ सकता है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, तो भी सीवी रमन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो भी सीवी रमन आएगा। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कृत्रिम जीव संश्लेषण है, भारत के वो व्यक्ति जिनको कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, तो इनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अच्छा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आपके चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए इनको 1968 में क्या मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत की पहली महिला जिसको सामाजिक कार्य के लिए भारत में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनका नाम था मदर टेरेसा। एक बात आपको याद रखनी है, मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को क्या मिला था, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1979 में। और 1980 को इनको भी क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। और ये भारत की पहली महिला थी मदर टेरेसा, जिनको क्या मिला, ये पुरस्कार मिला। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मदर टेरेसा की हमने बात कर ली। अच्छा, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, क्या नाम है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मैं सी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में क्या मिला, नोबेल मिला। कब मिला? 1983 में इनको नोबेल मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, वी.एस. नायपाल, बहुत बार पूछा जाता है कि जो वी.एस. नायपाल है इनको कब मिला। तो अगर बात करें वी.एस. नायपाल की, तो इनको जो ये पुरस्कार मिला वो मिला 2001 में। तो वी.एस. नायपाल को 2001 में यह पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, शांति के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। कब मिला था?
तो इनको शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? आपका 2014 में। अच्छा, 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पाने वाले भारतीय, तो इनका नाम था 2019 में इनको मिला था अभिजीत बनर्जी। क्या नाम था? अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिनको क्या मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल मिला। तो नोबेल से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन डिटेल से पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन सेम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? अगर बात करें राइडर कप की, तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखते हुए जाना है। अच्छा, गोल्फ से संबंधित और कौन कौन से कप है? अच्छा, गोल्फ से संबंधित आपका एक कप और है जिसका नाम है वाकर कप। अगर बात करें वाकर कप की, तो ये भी गोल्फ से संबंधित है। वाकर कप के अलावा आपका डनहिल कप, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डनहिल कप आपका गोल्फ से संबंधित है। डनहिल के अलावा आपका एक कप है मर्फी कप, ये भी आपका गोल्फ से है। एक है नोमुरा ट्रॉफी। तो ये सारे के सारे किस्से एक बार मैं इसके पुनः नाम ले लेता हूँ। राइडर कप, ये भी गोल्फ से है। आपका वाकर कप है, डनहिल कप है, मर्फी कप है, आपका नोमुरा कप है। अच्छा जी, यहाँ पे दिया है क्रिकेट से कौन कौन से कप है? क्रिकेट से बहुत इंपॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी, आपको पता है क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी के अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ आपकी ईरानी ट्रॉफी किस गेम से है? तो ईरानी ट्रॉफी भी आपकी इससे ही संबंधित है। ईरानी के अलावा बहुत बार पूछा जाता है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी के अलावा सीके नायडू, कौन सी भाई? सीके नायडू ट्रॉफी, ये आपको याद रखनी है, डिटेल से याद रखनी है कि जो आपकी सीके नायडू ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो सीके नायडू क्रिकेट से है, रणजी क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। आपकी देवधर ट्रॉफी बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में, देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी भी आपके किससे संबंधित है? आपकी क्रिकेट से है। अच्छा, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये भी किससे है? क्रिकेट से है। इसके अलावा आपकी एक और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि आपका जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ये खेली जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपका फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ट कप किस खेल से संबंधित है? तो बिल्ट कप आपका फुटबॉल से है। बिल्ट कप के अलावा आपका डूरंड कप भी फुटबॉल का ही टूर्नामेंट है। डूरंड कप के अलावा अगर मैं बात करूं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये भी किससे? टॉड मेमोरियल भी आपका फुटबॉल से है। मेरे भाई बहनों, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी कप, क्या बोलेंगे? सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित? तो सुब्रतो मुखर्जी कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। आपका बहुत बार पूछा गया है फीफा वर्ल्ड कप, भाई फीफा किसका वर्ल्ड कप होता है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। आपका बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। हॉकी की बात करें, देखो हॉकी से आगा खां कप है, हॉकी से आपका रंगास्वामी कप है, हॉकी से कप होता है बेटन, कौन सा कप है? बेटन कप। तो बेटन कप भी किससे संबंधित है? आपका हॉकी से है। तो हॉकी से सारे कप आपको याद रखने, आगा खां कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, है ना, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस पद से संबंधित है? देखो, बटरफ्लाई स्ट्रोक बोला किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक की बात करें तो ये संबंधित है आपका किससे? आपको पता होना चाहिए। सर ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। महादेव आपके साथ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। अगर आपको ये क्लासेस बेस्ट लग रही है, बेहतरीन लग रही है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो शब्द है वो आपका तैराकी गेम से जुड़ा हुआ है। जो तैराकी गेम से संबंधित पद है, एक तो इसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक आता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक के अलावा इसमें एक आता है बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक कठिन स्ट्रोक होता है जिसमें हाथों से, मतलब कि क्या है, डॉल्फिन किक का संयोजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो, जैसे कि स्ट्रोक, ये भी किससे संबंधित है? ये भी तैराकी गेम से संबंधित है। स्ट्रोक के अलावा आपका बेस्ट स्ट्रोक, एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, एक बैक स्ट्रोक, अलग अलग होते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, एक होता है फ्रीस्टाइल, ये भी किससे संबंधित है? तो फ्रीस्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोल हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, ये सारे के सारे पद जो संबंधित है वो किससे है? आपके किस खेल से है? आपके तैराकी गेम से है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए,
कबड्डी में क्या क्या होता है, तो कबड्डी में देखो रेडर भी होता है, डिफेंडर भी होता है, रेडर में टैकल भी किया जाता है, सुपर टैकल भी किया जाता है, ठीक है। सुपर रेड भी किस में होती है, कबड्डी में होती है। लोबी, लोबी का प्रयोग, चलो लोबी तो भाई हर गेम में होती है, लेकिन ये जो शब्द है रेडर हो गया, डिफेंडर हो गया, टैकल हो गया, सुपर टैकल हो गया, सुपर रेड हो गया, ये किस में यूज किए जाते हैं, ये सारे शब्द कबड्डी गेम में यूज किए जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें 24 अक्टूबर की, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना हुई थी, इसीलिए उसके बाद उस दिन से संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसने दिया, आप टीजीडी कमीशन देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने दिया था, जो कि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति होते थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसको यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया। अच्छा, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं, तो इसमें 193 देश है और 193वां जो देश है वो 2011 में बना है, जिसका नाम है साउथ सूडान। क्या नाम है मेरे भाई बहनों, साउथ सूडान। यूएनओ का दक्षिणी सूडान, यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का 111वां देश बना है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है और जो चीज़ बेहतर तरीके से याद रखी जाती है वो बेहतर तरीके से हमारे माइंड में बैठती है, इसीलिए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने माइंड में बिठाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर सबको पता है कि न्यूयॉर्क में है, लेकिन क्वेश्चन अंदर जाके जब कमीशन में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि न्यूयॉर्क के किस द्वीप में है। तो न्यूयॉर्क में एक द्वीप है, द्वीप होता है जो चारों ओर से आइलैंड होता है, जो पानी से घिरा होता है, तो मैनहट्टन द्वीप। तो मैनहट्टन द्वीप जो है, उसी मैनहट्टन द्वीप पे आपका यूएनओ का मुख्यालय है। और यूएनओ का मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ, 1952 में बनकर तैयार हुआ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, इसमें कौन सी पत्तियां हैं, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसमें उसका झंडा ऐसे को है, आप देख रहे होंगे ये पत्तियां हैं आर बाहर, और इन पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र है, ठीक है। ये किसकी पत्तियां हैं, तो ये ओलिव लीव्स है, जैतून की पत्तियां हैं। इस बात को आपने याद रखना है। यूनाइटेड नेशन में भाषाएं कौन सी बोली जाती है, तो मुख्य रूप से वहाँ पर बोली जाती है अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा जो है वो बोली जाती है आपके कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, इसके बहुत सारे अंग हैं। इसके वर्तमान में वैसे तो 6 अंग है, लेकिन 5 अंग ही इसके काम कर रहे हैं। अब आपने कैसे बोला कि 5 अंग कैसे काम कर रहे हैं, इस तरह ये आइडिया तो आपने लगाया होगा, कैसे लगाया ये भी बता दीजिए। तो ये तो आपके मन में बात आई रही होगी कि ये बात कैसे आपको पता चली कि भाई 5 अंग है। तो मैं आपको बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ। देखो, एक अंग ऐसा इसका प्रन्यास परिषद, जिसने 1994 से काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो पहला अंग है इसका जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं महासभा। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंग था इसका प्रन्यास परिषद, जो कि काम नहीं करता। पांचवा अंग था सेक्रेटेरिएट, जिसको सचिवालय बोलते हैं। और छठा अंग था इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। थोड़े थोड़े बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो यूएनओ है, इसके महासचिव कौन है। तो वर्तमान में इसके महासचिव है आपके एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस साहब वर्तमान में क्या है, महासचिव है। किसके, जनरल सेक्रेटरी आपके यूएनओ के महासचिव है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बीच में साइकोलॉजी का एक आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोविश्लेषण के निर्माता कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्राइड है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा जो है मनोविश्लेषण के बारे में बताया गया था। और सिगमंड फ्राइड की बात करूं तो ये जो है वो ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा मन को 3 प्रकार का बताया गया है। बोले कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको चेतन मन बोलते हैं। एक अर्धचेतन मन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धचेतन होता है कि जो बीच का होता है सब कॉन्शियस माइंड। और एक होता है अनकॉन्शियस अचेतन मन। देखिए, जो आपका पहला होता है, आपका चेतन मन होता है, वो 10% होता है। और आपका जो अर्धचेतन होता है वो आपका क्या होता है, चेतन और अचेतन के बीच, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का काम करता है। और अनकॉन्शियस माइंड आपका 90% होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पर्सनैलिटी को जो सिगमंड फ्रॉइड है उसमें 3 भागों में बांटा है पर्सनैलिटी को भी। तो पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा, इड, ईगो
और सुपर ईगो, तीनों याद रखना, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो काम करता है वो आपके काम करेगा किस पे, प्लीजर प्रिंसिपल पर। और अगर बात करें ईगो की तो ये वास्तविकता सिद्धांत पे काम करेगा। और आपका जो काम करेगा आपका सुपर ईगो मॉरलिटी, नैतिकता पर काम करेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सिगमंड फ्रॉइड की बहुत सारी मेन बुक्स है, इनकी एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक किसकी है, ठीक है, ये बुक है सिगमंड फ्रॉइड साहब की, ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने की, तो इबादत खाना जो इसका था फतेहपुर सीकरी का, ये जो इसने बनाया था वो कब बनाया था, तो ये इसने वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, तो विभिन्न धर्मों के जो लोग होते थे उनके साथ अकबर चर्चा करने के लिए इन्होंने इबादत खाना 1571 के आसपास इसको निर्माण शुरू किया था। और ये जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 1575 में, और लास्ट में 1578 में इसमें क्या है, प्रवेश दिया गया था सभी लोगों के लिए। तो इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब किया, 1578 में किया, ये भी आपको याद रखना है। और इस इबादत खाने की स्थापना इन्होंने कब की, तो इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 में। यहाँ पर क्या था, वो कक्ष जिसमें अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों के साथ वो क्या करते थे, चर्चा करते थे। अच्छा, अगर बात करूँ मैं अकबर की, तो अकबर ने गोंडवाना विजय कब हासिल की, तो गोंडवाना विजय उसने 1564 में की। अच्छा, उसके बाद चित्तौड़ पे विजय इसने 1568 में की, ठीक है। गोंडवाना पर 1564, चित्तौड़ पे 1568। कालिंजर विजय उसकी थी वो 1570 में, कालिंजर विजय इसने लाई। अच्छा, कालिंजर के अलावा आपका मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में इसकी आई। मारवाड़ विजय के अलावा हल्दी घाटी का युद्ध इसका कब आया, 1576 ईस्वी में आया। इसके बाद है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर ने जीता। तो अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते, है ना, अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई, तो दीन ए इलाही की स्थापना इसके द्वारा 1582 में की जाती है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण अकबर ने कब किया, तो भाई आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया 1571, और फतेहपुर सीकरी से लाहौर जो स्थानांतरण किया वो 1585 ईस्वी में किया। एक बात आपको याद रखनी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। 1601 में अकबर का जो अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर था, तो ये असीरगढ़ का किला, जो मैंने आपको अभी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीरबल का बचपन का नाम क्या था, एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। तो महेश दास जो है वो बीरबल का बचपन का नाम होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। अच्छा, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो अकबर साहब के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी, कमीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने क्या दी थी, आपकी जरी कलम की उपाधि दी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो कि सुलह-ए-कुल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा मुगल बादशाह था, तो सुलह-ए-कुल का प्रतिपादक जो था वो अकबर था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अकबर की प्रमुख विजय आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे गोंडवाना विजय है, चाहे चित्तौड़ विजय है, चाहे कालिंजर विजय है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, ये था आपका बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खान को कौन सी उपाधि दी, तो बैरम खान को अकबर ने उपाधि दी खान ए खाना। क्या दी, खान ए खाना। और अकबर ने अपने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए थे, वो कछवाओं से किए थे। ये भी क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। तो कछवाओं से, किन राजपूतों से अपने वैवाहिक संबंध, तो कछवाओं से किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, तो जौनपुर से जो फतवा जारी किया गया था वो अकबर ने किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।